शाम के बज चुके हैं 7 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने पॉलिटेक्निक के 11 सेशन को लेकर के। और ये सेशन जो होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग की चर्चा करने वाली है। चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे बहुत प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसके ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछा जाता है। जो भी पॉलिटेक्निक के सीनियर छात्र हैं हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए क्योंकि हमारा चैनल जो होता है आपको श्योर करता है कि समय रहते आपका सिलेबस समाप्त किया जाएगा और साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी आपसे करवाया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है जी वैलेंसी। वैलेंसी ठीक है, तो आज वैलेंसी में चर्चा करेंगे वैलेंसी में होता क्या है और किसके द्वारा ये दिया गया था कंसेप्ट। तो चलिए वैलेंसी को शुरू करते हैं। वैलेंसी वैलेंसी को संयोजकता कहते हैं। वैलेंसी को संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता को जो है 1852 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। वैलेंसी को 1852 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया गया था और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? फ्रैंकलिन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए वैलेंसी जो है वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति जो है एक लैटिन वर्ड वैलेंटिया से हुई है। लैटिन वर्ड वैलेंसिया से हुई है जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य या शक्ति। सामर्थ्य या शक्ति यानी कि संयोजकता का मतलब होता है किसी तत्व को संयोग करने की क्षमता को संयोग करने की क्षमता को वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति जो होता है लैटिन वर्ड वैलेंटिया से हुई है जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य या शक्ति। किसी तत्व को रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करने की क्षमता को, कौन सी अभिक्रिया जी? रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी जो है वैलेंसी शब्द को 1852 ईस्वी में दिया गया था और देने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रैंकलिन था। ठीक है, वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड वैलेंसिया से हुई है जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य या शक्ति होता है और इसका डिफिनीशन क्या होता है जी? किसी तत्व को संयोग करने की क्षमता को वैलेंसी कहा जाता है जी। ठीक है, तो ये रहा वैलेंसी को याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया था? फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया था। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन। ठीक है, रासायनिक आबंधन क्या होता है समझिएगा। रासायनिक आबंधन या आबंध। ठीक है, रासायनिक आबंध का मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो परमाणु है, ये परमाणु है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक और परमाणु है बी। ठीक है, परमाणु के ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसके बीच जो बल लगता है, नाभिक के बीच बल लग सकता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लग सकता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लग सकता है और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच बल लग सकता है। ठीक है, जब भी दो परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं, समझिए केमिकल बॉन्डिंग होता कैसे है। जब भी दो परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तो अगर नाभिक के बीच बल लगता है तो उस बंधन में जो होता है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जी। देखिए नाभिक के बीच जो होता है, नाभिक के बीच जो बल रहेगा, दोनों का पुल सेम है तो यहाँ पे विकर्षण काम करेगा। ठीक है, विकर्षण। ठीक है, दूसरा अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच बल लगेगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच बल लगेगा तो ये बल जो होगा क्या होगा, आकर्षण होगा, दोनों के बीच आकर्षण होगा। तीसरा अगर इलेक्ट्रॉन के बीच बल लगेगा तो ये विकर्षण होगा। चौथा अगर इलेक्ट्रॉन प्लस नाभिक के बीच बल लगेगा तो आकर्षण होगा।
यानी केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब एक ही प्रकार के चार्ज एक दूसरे के समीप आते हैं तो उसमें रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है, और जब डिफरेंट चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। याद रखिएगा, आकर्षण का मान अगर विकर्षण से तो बंधन का निर्माण होता है, बंधन का निर्माण होगा। अगर ऐसा होगा तो बंधन का निर्माण होगा, ठीक है। और दूसरा समझिएगा, अगर आकर्षण कम हो, ठीक है, अब विकर्षण का मान अधिक हो तो उस समय जो होता है बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, तो लिखेंगे बंधन का निर्माण नहीं होता है, बंधन का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बड़ा होगा रिपल्सन से, रिपल्सन से बड़ा होगा तो बंधन का निर्माण होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होता है कमजोर होगा तो बंधन का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो ये है केमिकल बॉन्डिंग। आइए आगे समझते हैं जी। अगला टॉपिक देखिएगा, अगला टॉपिक है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत। अगला टॉपिक है संयोजकता, संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत, संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत। तो समझेंगे कि ये थ्योरी कब दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, इस पॉइंट को समझेंगे जी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी, देखिएगा इस थ्योरी को 1916 ईस्वी में लुईस और कौशल के द्वारा दिया गया था, लेविस और कौशल, ठीक है। याद रखिएगा, संयोजकता के आधुनिक सिद्धांत को लुईस और कौशल द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। लिखेंगे इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत को 1916 ईस्वी में लेविस और कौशल, कौशल के द्वारा, लुईस और कौशल के द्वारा, कौशल के द्वारा, लुईस और कौशल के द्वारा द्वारा दिया गया था। लिखेंगे इसके अनुसार, देखिएगा इस थ्योरी में क्या क्या बातें होती है उसको समझेंगे। इसके अनुसार कह रहा है कि देखिए याद रखिएगा कि इस थ्योरी को 1916 ईस्वी में लुईस और कौशल के द्वारा दिया गया था, और ये थ्योरी जो दिया गया था, और उसमें एक और बात लिखेंगे कि यह थ्योरी, यह सिद्धांत, यह सिद्धांत, सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित होती है, विन्यास होती है इनके अनुसार, इनके अनुसार। याद रखिएगा साथियों कि इस थ्योरी को 1916 ईस्वी में लुईस और कौशल द्वारा दिया गया था, और यह थ्योरी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित होती है। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि इस तत्व, लिखिएगा किसी तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता, संयोजकता उस तत्व के बाहरी, बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। याद रखिएगा साथियों, किसी तत्व की संयोजकता जो है उस तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, बाहरी संख्या पर निर्भर करती है, मतलब ये, अब इसको मिटाएंगे जी, ठीक है। मतलब क्या निकलेगा समझिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए इसमें कहा गया केस वन कि यदि
यदि बाहरी कक्षा में बाहरी कक्षा में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता इस प्रकार निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? तो अगर वैलेंस अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है, वैलेंसी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल समझिएगा कि मान लेते हैं कोई तत्व है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा जी? वैलेंसी हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। केस 2 देखिएगा। यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी इस प्रकार ज्ञात की जाती है। वैलेंसी इस प्रकार ज्ञात की जाती है और वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है साथियों 8 माइनस। अब इस पे क्वेश्चन एक आपको बता देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिएगा, याद रखिएगा, ये सिद्धांत कहता है कि वैलेंसी कैसे निकाला जा सकता है। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व के अंत में जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक आएगा तो वैलेंसी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा जाएगा तो वैलेंसी निकाल। क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी तत्व की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो तो वैलेंसी निकालना है आपको। कैसे बनाएंगे समझिएगा। बनाने का तरीका क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, वैलेंसी निकालना। ठीक है। तो वैलेंसी निकालने का तरीका होगा 8 माइनस बी। ठीक है। 8 में से 6 हो गया 2, यानी कि वैलेंसी हो जाएगा 2। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ जी। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे इस थ्योरी का। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 इस थ्योरी का। तो लिखेंगे उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरे होते हैं अर्थात उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे इसकी वैलेंसी 0 होती है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि उत्कृष्ट गैस की बाहरी कक्षा जो है पूर्ण रूप से भरी होती है, जिसके कारण अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, जिसके कारण उसकी संयोजकता जो है 0 होती है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। अन्य सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 से
कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे जिससे ये संयोग करके बंधन का निर्माण करते हैं, बंधन का निर्माण करते हैं और इसी क्षमता को संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा और इसी के साथ ही आपका थ्योरी होता है समाप्त। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे अगला थ्योरी। अगला थ्योरी है टाइप ऑफ वैलेंसी। टाइप ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है जी। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसको बोलते हैं वैद्युत संयोजकता, इसको बोलते हैं वैद्युत संयोजकता या विद्युत संयोजकता। ठीक है। दूसरा है कोवैलेंसी यानी कि सहसंयोजकता। ठीक है। और तीसरा है कोऑर्डिनेट वैलेंसी यानी कि उप सहसंयोजकता। वैलेंसी 3 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, दूसरा है कोवैलेंसी और तीसरा है इलेक्ट्रोकोवैलेंसी यानी कि वैद्युत उप सहसंयोजकता। ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, यानी कि वैद्युत संयोजकता। इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे कि वैद्युत संयोजकता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड क्या है और इसकी विशेषता क्या है। इन तीनों बातों को देखेंगे, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका डिफिनेशन होता है कि जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर जिस बंधन का निर्माण करते हैं उसे वैद्युत संयोजकता बंधन कहते हैं, वैद्युत संयोजकता बंधन कहते हैं तथा इस बंधन के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जितने इलेक्ट्रॉनों की इस बंधन के निर्माण में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहता है कि जब कोई परमाणु या जब कोई तत्व किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर जिस बंधन का निर्माण करता है उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं तथा इस बंधन के निर्माण में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। साथियों याद रखिएगा वैद्युत संयोजकता, और इसी से बनता है वैद्युत संयोजिक यौगिक। ठीक है, वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक इससे बनता है।
तो अब हम लोग अब एक और भाषा लिखेंगे, तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसका नोट्स बनाते रहिए। लिखेंगे कि वैसा यौगिक जो विद्युत संयोजी बंधन अर्थात धातु एवं अधातु से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, उसे इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड कहते हैं। उसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे तो धातु अधातु से पहचानेंगे, जैसे NaCl, जैसे MgCl2। देखिए ये धातु और ये अधातु है, यानी जो यौगिक धातु और अधातु से मिलकर बना होता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे देख लो AlCl3, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे कि आप देख लीजिए KCl, ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। यानी वैसा कंपाउंड जो धातु और अधातु से मिलकर बना होता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं जी। चलिए अब इसकी विशेषता देखेंगे, समझेंगे वन बाय वन करके। पॉइंट नंबर 1, किसकी विशेषता देख रहे हैं? आयनिक कंपाउंड की विशेषता। देखिएगा, इसको वैद्युत संयोजी यौगिक या इसी को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। ठीक है, एग्जाम में आएगा वैद्युत संयोजी या आयनिक, तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, आंसर लगाइएगा। ठीक है, और वैद्युत संयोजी को ही आयनिक कंपाउंड कहते हैं। लिखेंगे ये धातु तथा अधातु से मिलकर बना होता है। ये धातु तथा अधातु से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके अणुओं के बीच क्या पाया जाता है जी? इसके अणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। इसके अणुओं के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। मोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। इसके अणुओं के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 समझिएगा, लिखेंगे इसका MP एवं BP मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ऊंच होता है। याद रखिएगा, इसका MP और BP जो है काफी ऊंच होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, ये प्राय रंगीन होते हैं। अगला पॉइंट, ये क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपने पहला पॉइंट देखा कि ये धातु एवं अधातुओं से मिलकर बना होता है। अगर कोई जैसे में कहे कि बताइए, तो NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा। धातु अधातु से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट कि इसके अणुओं के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। तीसरा, इसका MP और BP उच्च होता है। और चौथा, ये प्राय रंगीन होते हैं। पांचवा, ये क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6, ये जल में घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं जी? ये
जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 7, कि ये जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं, सुचालक होता है। ये जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये गलित अवस्था में होगा या जलीय विलयन में होगा तो ये विद्युत का सुचालक करेगा, यानी कि इससे धारा प्रवाहित होगी। तो ये रहा इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड के विशेषता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी यौगिक की विशेषता। तो चलिए सहसंयोजी पढ़ेंगे, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कोवैलेंसी। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं जी। अगला पॉइंट है, अब आपको देखना है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है सहसंयोजकता, सहसंयोजकता होता है। तो आइए समझते हैं जी कोवैलेंसी यानी कि सहसंयोजकता। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषता क्या है इसका। ठीक है, तो सहसंयोजकता किसे कहते हैं, तो लिखेंगे दो समान या असमान असमान तत्वों के परमाणु, जब दो समान या असमान तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझा करके, इलेक्ट्रॉनों के साझा करके जिस बंधन का निर्माण करते हैं, जिस बंधन का निर्माण करते हैं, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि संयोजकता, संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन कहते हैं। तथा इस बंधन के निर्माण में, इस बंधन के निर्माण में जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, उसे कोवैलेंसी कहते हैं। कोवैलेंसी यानी कि सहसंयोजकता कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो इसे सहसंयोजकता कहते हैं। आइए कुछ हम लोग कोवैलेंसी, बहुत सारे तत्वों का कोवैलेंसी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी विशेषता। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को और आगे बढ़ाया जाता है जी। समझिएगा, यानी कि दो तत्व, दो समान या असमान तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझा करके जिस बंधन का निर्माण करता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तथा इस बंधन के निर्माण में जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे कोवैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कोवैलेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें सिंगल बॉन्ड। देखिए ये बहुत प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक एक लिखेंगे, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे में किसके बीच होगा ये बंधन, तो हाइड्रोजन के बीच होगा, क्लोरीन के बीच होगा, फ्लोरीन के बीच होगा, ब्रोमीन के बीच होगा, आयोडीन के बीच होगा। याद रखिएगा, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। तो देख लो 1s1, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन 2 लिख दिए क्योंकि यहाँ पे 2 परमाणु है, और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और इसका भी 1, तो हाइड्रोजन ड्यूएट का निर्माण करता है तो 2 हो जाएगा, और ये भी 2 होना चाहेगा। यानी इसमें देखिए एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, तो 1 होगी। ठीक है,
अब हम देखेंगे, याद रखिएगा इन सबके बीच जो होता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से किसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस, द्विबंध इसको हिंदी में कहते हैं द्विबंध। द्विबंध का मतलब होता है कि दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बने बंधन को डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड कहते हैं। इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। इसमें किसके बीच होता है, तो ऑक्सीजन के बीच होता है, सल्फर के बीच होता है, सल्फर के बीच, पीटीसी के बीच ये पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, किस लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1s2 2s2 2p4 2p4 वो, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 हो जाएगी। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, दो ऑक्सीजन के परमाणु है, एक ए और एक ए, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन है 6 हो गया, इसमें भी 6 तो 6 व 2 8 और 6 व 2 8, यानी इसके बीच कौन सा बंधन बन रहा है, डबल बॉन्ड। आपसे एग्जाम में पूछेगा भी कि निम्न में से किसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए। अगला देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंधन को, तीन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंधन को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तीन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंधन को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। जैसे P2 etc, ठीक है। इसको आप लोग याद, जैसे P2 जो है P2 ग्रुप में नहीं तो P4 ग्रुप में होता है, ठीक है। तो चलिए, अगर नाइट्रोजन का अगर आपको बंधन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 5 आ रहा है। जब लिखेंगे तो कुछ ऐसे होगा, नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 5 है। अष्टक बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें भी जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसके बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है जी, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है साथियों। तो चलो, ये रहा कोवैलेंसी का प्रकार। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। तो चलिए कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ते हैं जी। कोवैलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। ध्यान दीजिएगा क्या होगा सहसंयोजी यौगिक का, वैसा यौगिक जो कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बना होता है। वैसा यौगिक जो कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बना होता है, अर्थात अधातुओं के संयोग से मिलकर बना होता है, संयोग से मिलकर बना होता है, अधातुओं के संयोग से मिलकर बना होता है, उसे कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। यानी देखिएगा कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जो होता है, जुड़ा होता है, अर्थात अधातुओं से मिलकर बना होता है साथियों, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा समझिएगा, इसका एग्जांपल होगा CH4 O2 N2 Cl2 H2, ठीक है, CO2 CO etc, यानी जो कंपाउंड वे सारे के सारे कंपाउंड क्या होगा साथियों, वे सारे के सारे कंपाउंड जो है होगा कोवैलेंट कंपाउंड।
ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसका फीचर समझते हैं, क्योंकि फीचर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखेंगे फीचर के बारे में। जी, फीचर यानी कि इसकी विशेषता क्या होती है। विशेषता देखिएगा, पहला फीचर देखिएगा, ये अधातुओं से मिलकर बना होता है। अधातुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वे अधातुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। इसके अणुओं के बीच, इसके परमाणुओं के बीच वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। मोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसका एमपी और बीपी कम होता है। इसका एमपी और बीपी प्राय कम होता है। इसका एमपी और बीपी कम होता है। ये प्राय रंगहीन होते हैं। ये कैसे होते हैं जी? रंगहीन होते हैं। अगला लिखेंगे, ये प्राय गैसीय या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं जी? गैसीय या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला पॉइंट, ये जल में अविलय तथा कार्बनिक यौगिकों में विलय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, विलय होता है। ये जल में अविलय तथा कार्बनिक यौगिकों में विलय होता है। और 8वां पॉइंट लिखेंगे कि इसमें समावयवता के गुण पाया जाता है। इसका गुण पाया जाता है जी, आइसोमेरिज्म का गुण पाया जाता है। तो ये रहा कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड की ये विशेषता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए तो अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ठीक है, चलिए इसका टाइप भी आपको पढ़ना है, लेकिन आगे के क्लास में इसका टाइप आपको पढ़ाया जाएगा, पोलर और नॉन पोलर के बारे में। तो चलिए जी, अब हम लोग इसको अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में। अब हम लोग समझने वाले हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ठीक है, कोऑर्डिनेट वैलेंसी का मतलब होता है उपसहसंयोजकता। ठीक है, उपसहसंयोजकता इसका डिफिनीशन, इसका मीनिंग होता है कोऑर्डिनेट का। तो चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखेंगे, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार होती है कि
कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं तो इसके फलस्वरूप बने बंधन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं तथा इसमें भाग लिए इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट वैलेंसी कहते हैं। यानी कहता है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा इस प्रकार होते हैं कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए होते हैं, वैसे बंधन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं तथा इसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, सॉरी, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे कोऑर्डिनेट वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और पॉइंट लिखेंगे कि इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे डोनर एटम तथा जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के निर्माण में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे डोनर एटम कहते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। तो इन सारे बातों को आप लोग याद रखेंगे, एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे और विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम इस कंपाउंड का डिफिनीशन आपको बताएंगे। यानी वैसा यौगिक जो उपसहसंयोजी बंधन के द्वारा बना होता है उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। कौन सा कंपाउंड कहते हैं जी? कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। जैसे हो जाएगा NH4+ अमोनियम आयन, दूसरा हो जाएगा सल्फेट आयन SO4-2, ठीक है, सल्फेट आयन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा NH3, चौथा हो जाएगा BF3। ठीक है, ये सभी जो होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के उदाहरण है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे एक आपको नोट बताएंगे, इस नोट को आप लोग याद रखिएगा कि NH4+ अमोनियम आयन कोऑर्डिनेट तथा आयनिक दोनों प्रकार के यौगिक की तरह व्यवहार करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है का होता है, तो ये दोनों प्रकृति का होता है साथियों। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए
चलिए जी, अगला अब इसका फीचर हम लोग समझेंगे, विशेषताएं। विशेषताएं कुछ ज्यादा इसमें नहीं होती है, लिखेंगे कि इसका एमपी और बीपी, इसका एमपी और बीपी कोवैलेंट से अधिक, कोवैलेंट से अधिक अधिक तथा तथा इलेक्ट्रोवैलेंट से कम होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से कम होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे और इसी पॉइंट में सारे बातों को कंक्लूड कर देंगे। इसका अन्य सभी गुण लगभग सहसंयोजी के समान होता है। सहसंयोजित यौगिक के समान होता है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में देख लिया कोऑर्डिनेट वैलेंसी के बारे में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में भी। ठीक है, तो इसी के साथ जो होता है आपका थ्योरी का सिलसिला समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे इसका एमसीक्यू क्वेश्चन। तब तक लीजिए।